चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो कि कह सकते हैं रेगुलर आपके आते हैं, है ना। और आप लोग भी रेगुलर हो जाइए और लगातार यहाँ पर क्लास लीजिए। हिंदी साहित्य भी आपको सरल लग लगेगी, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट किया जाए। चलो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, जो कि हमने पिछली वीडियो में कमेंट भी किया था और लगभग सभी के जवाब बिल्कुल सही आए थे। चलिए बताइए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था। जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है आपके, तो आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। हमने इनको बताया था कि इनका जो कह सकते हैं समय के बारे में बताया था कि इनका जो समय है, इन्होंने 1903 में, कब, तो आपके 1903 ईस्वी में इन्होंने कह सकते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक भी आपके बने थे, है ना, संपादक भी आपके बने थे, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य सेवा को देखते हुए 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में आचार्य की उपाधि भी प्रदान की गई थी, ठीक है। दो क्वेश्चन इनसे बहुत बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपसे यहाँ पर द्विवेदी युग का एक और नाम बताइए। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है। संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल है, या गद्य काल है। जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए जवाब आ गया है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, जागरण सुधार काल। क्या है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया संधि काल, संधि काल जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है, ठीक है। आदिकाल को संधि काल कहा है, मतलब ये संधि काल है वो आपके आदिकाल को कहा जाता है। और आदिकाल को ही संधि काल किसने कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था आदिकाल को संधि काल कहा था, ठीक है। और आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, है ना। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ये तीनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए यहां पर दिया गया है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्यिक सुधार उपाधियों से विभूषित किया गया है। ढेर सारी उपाधियां दी गई हैं, इनको देख सकते हैं क्या क्या उपाधि आपकी है। कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंद्र और साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है। 5 का ऑप्शन सही कौन सा बन जाएगा। चलिए जवाब आ रहे हैं ऑप्शन ए नंबर और ऑप्शन बी आ रहे हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर 5 का बनेगा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। काफी लोगों के जवाब सिर्फ बी आ रहे थे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। याद रखिए द्विवेदी युग के कवि हैं कौन, नाथूराम शर्मा जो कि शंकर। ये कैसे कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। कैसे हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। आपसे क्वेश्चन अभी बनेगा, तो ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे और इन्होंने राजा रविशंकर के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब बन जाए कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। देखो एक पंक्ति दी गई है, कह रहा आपसे ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। और ये जो कह सकते हैं पंक्ति दिया है ये किस साहित्यकार की है, ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। देखो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है एक अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये जो विषय है वो जो विषय का ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, तो ग्रंथ हो जाएगा ऑप्शन बनेगा डी, संपत्ति शास्त्र का है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो रचित किया है अर्थशास्त्र, उसमें किस विषय का वर्णन है, तो संपत्ति शास्त्र का है, ठीक है। इसमें से ए नंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी, संपत्ति शास्त्र का यहाँ पर कह सकते हैं ये ग्रंथ आपका है ना। ये प्रकाशित हुई थी 1908 ईस्वी में, ये आपकी प्रकाशित हुई थी, जो कि भारत के आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ और अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। चलिए अब बताइए, पहले प्रश्न को आपने नहीं सही किया है तो इस प्रश्न को आप लोग सही करिए जल्दी से।
संपत्ति शास्त्र के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 8 का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। तो अब आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? बताइए, यहां पर आपका पूछा गया है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? यहां पर जवाब बनेगा ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्राचीन पंडित और कवि। ठीक है ना। याद रखिएगा कि इस पुस्तक में इन्होंने रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये लिखा गया है। इस कविता में क्या लिखा है? इन्होंने कहा है रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापिस कर दिया था? चलिए बताइए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? इसका राइट आंसर सही बनेगा सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में, जब इनका साहित्यिक नेतृत्व क्या था? बड़े चरम में था। ठीक है, चरम में था उत्कर्ष काल में। निराला की है ना, किसकी है? तो जूही की कली किसकी है? निराला की है ना। निराला का साहित्य जीवन शुरू होता है और निराला की जूही की कली जो कि कह सकते हैं 1916 ईस्वी में, कब? 1916 में मुक्तक छंद की कविता आपकी है, जो कि देख सकते हैं इन्होंने वापस लौटा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर सही कौन सा बनेगा? चलिए 14 का जवाब दीजिए, इसमें से द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं है? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। काफी लोग जवाब भी आए हैं। याद रखिए, सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। याद रखिए, ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं गांधीवादी कवि हैं। कैसे हैं? ये गांधीवादी कवि हैं। याद रखिए कैसे हैं? गांधीवादी आपकी कवि हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल और आपके लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा और गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ रत्नाकर, ये सभी इसी युग के हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले में प्रयास करिए। अगले वाले में प्रयास करिए, कह रहा है आपसे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं या माने जाते हैं, दिया गया है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार जो माने जाते हैं वो आपके कौन हैं? चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। ये है आपके मुकुटधर पांडे। याद रखिए कि लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। ठीक है, किसके? ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, मतलब छोटे थे। ये आपके मुकुटधर पांडे भी कह सकते हैं सुकवि थे। ठीक है, और इन्होंने प्रकृति के उपासक के बारे में, मतलब प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्मिक वर्णन इन्होंने किया है और ये प्रकृति के उपासक भी थे। ठीक है, और इन्होंने काव्य में भावात्मक और आंतरिक संवेदना कह सकते हैं दर्शाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार आपके माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग का कवि नहीं है, यहां पर जवाब दीजिए, द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो देखो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, गोपाल शरण भी थे, लोचन प्रसाद पांडे भी थे, लेकिन कौन? यहाँ पर रांगे राघव। कौन? रांगे राघव ये कह सकते हैं युग के आपके नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, अच्छा ये तो आपका हो ही चुका था। अगला क्वेश्चन दिया है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो ये प्रकट हुआ है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। ठीक है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो आपके मुकुटधर पांडे इसमें से आपका प्रकट हुआ है। आपका जवाब ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चलिए, इसके पहले काफ़ी कठिन थे, अब थोड़े से आपकी इजी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्टिंग होती है तो क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपके कठिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है 19 नंबर में? चलिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर, प्री प्रवास आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्री प्रवास आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्री प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था?
चलिए यहाँ पर बताइए, प्री प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर दिया है 1865, 1914, 1920 और आपका 1922। यहाँ पर आपका जवाब राइट सही बन जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका 1914। कब? तो आपके 1914 में इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर 21 नंबर का सही जवाब कौन सा बनेगा? चलिए 21 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका हो जाएगा, प्री प्रवास बन जाएगा। ठीक है, प्री प्रवास। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है हरिऔध के प्री प्रवास महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? ये पूछा गया है कि प्री प्रवास में जो सर्ग हैं वो कितने सर्गों में आपका डिवाइड किया गया है। इसका राइट आंसर सही क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बनेगा 23 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आपके 17 सर्गों में, कितने? 17 सर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि आपका प्री प्रवास महाकाव्य है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, है ना। और खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसे है? हरिऔध जी को कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का जो श्रेय है वो हरिऔध जी को है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वैदेही वनवास, कह रहा है वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, ये किसने लिखा है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। 25 का जवाब क्या बनेगा? 25 नंबर में जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। ये तो इजी है ना, कई बार आपने पढ़ा है। चलिए यहाँ पर वैदेही वनवास ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, और ऑप्शन सी आ रहा है। इसका 25 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर आपसे खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास के रचयिता कौन है? खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं। चलिए यहाँ पर भी जवाब आ चुका है। 28 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन प्री प्रवास मैथिली शरणगुप्त होगा या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपका जवाब बी आ रहा है, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है ना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। चलिए 32 नंबर आपको जवाब देना है। 32 का सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। याद रखिए ये आपकी है विचित्र विवाद, क्या विवाह, विचित्र विवाह। ठीक है, विचित्र विवाह ये राष्ट्र भारती देवदूत है ना, देवदूत के आपकी कृतियां हैं। ठीक है ना, तो इसका जवाब बने कौन सा? ए नंबर आपका बन जाएगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, ए नंबर आपका बन जाएगा। ये किसका है? देवदूत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। तो द्विवेदी युग की कविता हो जाएगा उपदेशात्मक और आपकी कैसी? इतवृत्तात्मक है। कैसी हैं? तो जो द्विवेदी युग की कविताएं हैं वो आपकी कैसी हैं? तो आपकी उपदेशात्मक हैं और आपकी इतवृत्तात्मक हैं। और डॉक्टर नागेंद्र, कौन? तो डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, क्योंकि एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास में, लिखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस और इतवृत्तात्मक उपदेश ये कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन है? मतलब कह सकते हैं इन्होंने मधुप नाम से काव्य का अनुवाद किया है। ठीक है, और मधुप नाम से काव्य का अनुवाद करने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन से बनेंगे? तो यहाँ पर आपका 37 का ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर आपका बी मैथिली शरणगुप्त बन जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर राइट आ गया है। चलिए काफी लोगों ने इस प्रश्न का तो जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 38 नंबर जवाब देना है। 38 का सही जवाब क्या बन जाएगा? भारत भारती पूछा गया है, क्या कह रहा है? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918।
राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर 1912 में। ठीक है, 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। 1900 कब? तो 1912 में किया गया था। ठीक है, जो कि देख सकते हैं राष्ट्रीय भावनाओं से कह सकते हैं ओतप्रोत आपका था। ठीक है, भारत भारती प्रकाशन जो कि 3 खंडों में है। ठीक है, भारत भारती प्रकाशन कितने खंडों में है? 3 खंडों में आपका ये आपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो भारत भारती जो आपका है वो आपकी किसका? मैथिली शरणगुप्त। किसका है? मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त। ठीक है, अब मैथिली शरणगुप्त से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झांसी में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो आपके झांसी में एक जगह पड़ता है चिरगांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी रचनाएं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट और आपको बता दें, जैसे कि गांधी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि का संज्ञा दिया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा किसने दिया है, तो आप बताइएगा कि गांधी जी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दिया है। ठीक है, और याद रखिए गुप्त जी को कब? तो 1954 में यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जो कि साकेत इनकी सर्वोत्तम रचना आपकी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? चलिए, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, यहां पर आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर देना है, और आपका जवाब यहां पर कुछ लोगों का आ रहा है। क्या इसका राइट आंसर 39 का बनेगा बी, राष्ट्रीय भावना। कैसी है? राष्ट्रीय भावना है, जो कि लगभग सभी का जवाब आ रहा है। ठीक है, देखो यहां पर जो आपके कह सकते हैं आपके कौन है? राष्ट्र कवि है मैथिली शरणगुप्त। ठीक है ना, तो इनकी कई आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपका हिडिंबा है, अर्जन विसर्जन है, काबा करबला है। ठीक है, ये आपकी हैं। और यहाँ पर यशोधरा नायिका, गौतम बुद्ध की पत्नी, मतलब इन्होंने कई नाटक किया है। चलिए देखते हैं, शायद मिल जाए और क्वेश्चन आपके। यहाँ पर दिया है राजपूत आन की कथा है। राजपूत आन की जो कथा है वो आपकी कैसी कथा है, यहाँ पर पूछा गया है। राजपूत आन की जो कथा है ये कैसी कथा है? तो ये है रंग में भंग। कैसी है? राजपूत आन की कथा कैसी है? रंग में भंग है। मतलब कह सकते हैं कि ये मैथिली शरणगुप्त की, समझिएगा ये प्रश्न कह रहा आपसे कि मैथिली शरणगुप्त का प्रथम पुस्तक कौन? तो ये कह सकते हैं मैथिली शरणगुप्त की प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, क्या थी? प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, और इसका प्रकाशन जो आपका किया गया था वो आपके 1909 ईस्वी में हुआ था। लेकिन मूलाधार जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं भारत भारती में ही हुआ पा था, जो कि 1912 में। तो आप समझ गए होंगे कि ये इनकी क्या है? इनकी प्रथम पुस्तक थी, लेकिन इसमें ख्यात इनको नहीं मिली थी। ख्यात मिली थी भारत भारती में, इनको ख्यात मिल पाई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे यहाँ पर चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। अभी अभी हमने बताया था कि आपका जो चिरगांव पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो आपके उत्तर प्रदेश के जो झांसी है ना, झांसी के चिरगांव में किसका जन्म हुआ था? तो आपके मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ था। और अच्छा, जन्म कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा 1886 को। ठीक है, 1886 को झांसी के चिरगांव में जन्म हुआ था मैथिली शरणगुप्त का, और गांधी जी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए कि मैथिली शरणगुप्त की जो साकेत है, क्या है? साकेत है। तो साकेत में किसका वर्णन किया गया है? साकेत में किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिए साकेत में जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, है ना, उनको नायिका बनाकर रामकथा कही है इन्होंने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किसान के रचनाकार बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार भी कौन बनेंगे? तो आपके मैथिली शरणगुप्त ही होंगे। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए नंबर आपके कौन हो जाएंगे? तो मैथिली शरणगुप्त आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता इनमें से कौन है? भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरणगुप्त, तुलसीदास। जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है? तो आपकी सी मैथिली शरणगुप्त की है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी है। और ये जो आपकी थी वो आपकी कब प्रकाशित की गई थी? ये जो आपकी प्रकाशित की गई थी आपके 1909 में, लेकिन इससे इनका ज़्यादा नाम नहीं हो पाया था। इनका नाम हो पाया किसे? भारत भारती से, जो कि 1912 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है।
सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा और कृषक कृदंत, इनमें से बताइए कौन सा बनेगा। लाइक शेयर भी करिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए, और थोड़ा सा टफ तो होगा ही, क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन रेगुलर रहेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब रिवीजन होगा तो दोबारा आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 44 आपसे पूछा गया है, और देखो अभी बताया सिद्धराज इन्हीं की है, जय भारत भी इन्हीं की है, हिडिंबा भी इन्हीं की है, लेकिन यहाँ पर आपका कृषक कृदंत, कृषक कृदंत किसकी है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा, कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, ये बताइए। पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। तो देखो अभी हमने यशोधरा के बारे में बताया था, अभी हमने साकेत के बारे में भी बताया था। ठीक है ना, पंचवटी भी इन्हीं की आपकी है। ठीक है, पंचवटी भी इन्हीं की है। ठीक है, और जयद्रथ वध भी इन्हीं का है, कुणाल भी इन्हीं का है, यशोधरा भी इन्हीं का हो गया। ठीक है, काबा और करबला भी इन्हीं का है, सिद्धराज भी इन्हीं का है, जय भारत भी इन्हीं का है। ठीक है, और किसान भी इन्हीं का है, लेकिन रेणुका, रेणुका इनकी नहीं है। रेणुका किसकी है, रेणुका है जो कि देखो सब लोगों का जवाब आ रहा है ना। देखो इजी वाला क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर दिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है, रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि आपके रेणुका है। क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर जो आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। चलिए इस प्रश्न को बताइए, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक और यशोधरा, इनमें से जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बताइए। इस प्रश्न को अगर जवाब सही करते हैं तो समझेंगे या आप लोगों ने बहुत धुआंधार तैयारी कर रखी है। जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर प्रेम पथिक, अच्छा किसकी है, कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। प्रेम पथिक जो है ये है किसकी, ये है किसकी, तो आपकी जय शंकर प्रसाद की है। किसकी है, जय शंकर प्रसाद की है, याद रखिए जय शंकर प्रसाद की आपकी है। और अदर जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी किसकी हैं, मैथिली शरणगुप्त की आपकी रचनाएं हो जाएंगी। क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट अभी हमने मैथिली शरणगुप्त के बारे में बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, किसान, है ना। किसान, एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। चलिए बताइए, जयद्रथ वध जो है ये आपका है क्या, इसको बताइए, जल्दी से बताइए। जयद्रथ वध जो आपका है क्या है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या बनेगा, जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों ही प्रकार के जवाब आ रहे हैं। और इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा सी, कि जो जयद्रथ वध है ये खंड काव्य है। क्या है, जयद्रथ वध जो आपका है ये खंड काव्य है, जो कि ये 12 सर्गों में विभाजित है। कितने, 12 सर्ग में विभाजित हैं, जिसकी रचना की गई थी 1916 से लेके 1932 तक इसकी रचना की गई थी। जो कि देखा जाए ऑप्शन बने कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1916 में नहीं, यहाँ पर माफ करिए, देखो इसको, इसका जो प्रकाशन हुआ था जयद्रथ वध का, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1910 में हुआ था। ठीक है, 1910 याद रखिए, इसको 1910 याद रखना है। ठीक है, 1910 में याद रखना। ठीक है, 1910 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका जो क्वेश्चन बनेगा, कह रहा है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। चलिए साकेत, अब यहाँ पर पूछा गया है साकेत। देखो जयद्रथ वध है, इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था, है ना। लेकिन जो साकेत है, साकेत का प्रकाशन, ये जो आपका रचना काल है वो 1916 से 1932 में आपका है। ठीक है, दोनों पॉइंट में ये अंतर था आपका। यहाँ पर बताइए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो आपका है ये माना जाता है कौन सा, नवम सर्ग, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। और साकेत के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि साकेत में जो केंद्र बिंदु माना गया है वो उर्मिला को माना गया है। किसे, तो आपकी उर्मिला को माना गया है, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, उनका मेन बिंदु उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नवम को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है इसमें से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर बताइए सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब भी आ रहे हैं,
कुछ क्या सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। हमने बताया है कि पूरे वीडियो में हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन मिले या दो क्वेश्चन मिले, जरूरी नहीं होता है कि वो क्वेश्चन आपको कठिन मिले। हो सकता है कि आपके इस चैप्टर से हो सकता है एक बिल्कुल सी क्वेश्चन ये पूछ ले, ये साकेत में किसका वर्णन हुआ है, तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो जरूरी नहीं होता है पूरा वीडियो का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। वहां पर एक क्वेश्चन भी मिल गया तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको सरल मिल जाए, है ना, आपका रिवीजन हो गया और आपने रिवीजन कर लिया तो आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी, लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है ना। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसे है, उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि मैथिली शरणगुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य यही है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है। यहाँ पर पूछा है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि जो कवि हैं वो आपके कौन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जवाब पूछा गया है और आपका जवाब क्या बनेगा, सभी का जवाब बिल्कुल 100% राइट है और 100% लोग जुड़े हुए हैं, है ना। और भाई 100% आप लोग लाइक भी कर दीजिए तो अच्छा लग जाए। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग लाइक भी करिएगा क्योंकि 100% जवाब भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके मैथिली शरणगुप्त, ठीक है, मैथिली शरणगुप्त हैं, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गुप्ता जी की, है ना, या गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है इस समय की। ठीक है, तो ये प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका अगला युग आ गया है, कौन, छायावाद युग आपका आ चुका है। कौन सा है, छायावाद युग में हम लोग आ चुके हैं। जो कि क्वेश्चन दिया है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। यहाँ पर है मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजय प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसा कि डेली लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में होता है और अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब कल की जो क्लास होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी।